बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। हाजिर हुए हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को सुनने और पढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। मैं ये बात कह कह के थक गई हूँ, 50 किस्तें ख़त्म होने वाली हैं। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी। 50वीं किस्त। सुबह समय 11 बजे। सलसबील के शहद रंग नीम गुमरियाले बाल सारे तकिए पर बिखरे पड़े थे और उनमें एक छोटा सा सुर्ख गुलाब लगा था जो सुबह ही उसका शौहर उसके बालों में बड़े प्यार से सजा कर गया था। नीम घने शहद रंग पलकें आरज़ों पर साया फगन थी। चेहरे पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी और वो गहरी ख्वाब खरगोश की सी नींद में गुम थी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी सभी चेहरे पर पड़ी तो उसकी सांवली पेशानी पर सिलवटें नमूदार हुईं। नींद में खलल पड़ने पर उसने मुंह बसोरते करवट बदल ली और फिर दोबारा नींद में जाते जहन की याददाश्त पर एक लम्हा सा लहराने लगा कि सुबह फजर समय जिब्रील की अमामत में नमाज अदा करने के बाद वो दोबारा सो गई थी, जबकि वो जॉगिंग और वर्कआउट के लिए चला गया था। सफ़ेद जालीदार टोपी में दमकता उसका सफ़ेद शफाफ रोशन मुस्कुराता चेहरा और स्याह दाढ़ी का अक्स आंखों के पर्दों पर लहराया तो हल्की सी मुस्कुराहट नींद में भी उसके लबों पर रक्स करने लगी। मगर कुछ देर बाद हवास बेदार होना शुरू हुए तो ख्याल आया कि सूरज साहब निकल चुके हैं। ये सोचते सलसबील की नींद भग से उड़ी और उसने पट से आंखें वांकी। अचानक आंखों में कमरे की तेज़ रोशनी पड़ी तो आंखें चुंधिया सी गईं उसकी। फिर उसने इर्द गिर्द कमरे में देखा तो कमरा खाली था। जिब्रील कहीं ना था मगर उसके मखसूस कलोन की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। सलसबील ने फौरन करवट बदली और वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि घड़ी 11 का हिंसा अबूर कर चुकी थी। मतलब जिब्रील कंपनी जा चुके थे। आज वो इतनी देर तक कैसे सोती रही। सलसबील ने उठकर बैठते अफसुर्दगी से सोचा, यकीनन वो नाश्ता नहीं करके गए होंगे। सलसबील, तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो। उसने मज़ीद खुद को डपटा क्योंकि जिब्रील हमेशा सलसबील के साथ ही खाना खाता था और जबकि वो सो रही थी तो यकीनन वो भूखा ही गया है। खुद से चादर हटाते वो तेज़ी से बेड से नीचे उतरी। स्लीपर्स पहनते उसकी नज़र साइड मेज़ पर पड़ी तो एक भरपूर मुस्कुराहट ने सलसबील जिब्रील के लबों का अहाता किया। वहाँ चंद ताज़ा सफ़ेद गुलाब पड़े थे और उनके नीचे ही एक छोटा सा सफ़ेद स्टिकी नोट पड़ा था जिस पर सुर्ख लिखाई से कुछ लिखा था, 2-3 छोटे से जुमले। सलसबील ने झट से वो गुलाब पकड़े और जो कांटों से पाक थे उन गुलाबों को नाक से लगाती वो उनकी खुशबू अपने अंदर उंडेलने लगी। एक सुकून सा उसके पूरे वजूद में सरायत कर गया और उसने मसरूर होकर आंखें बंद करके खोली और गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। फिर उसने वो नोट पकड़ा, स्लीपिंग ब्यूटीफुल क्वीन, सुबह बखैर। उम्मीद है आपको फूल पसंद आए होंगे। लंच पर मिलते हैं। आपका ड्रेस कबर्ड में रखा है। जोहर की नमाज के बाद आपको पिक करने आऊँगा। तैयार रहिएगा। सिर्फ आपका जिब्रील। सलसबील ने मुस्कुराकर जिब्रील के नाम पर लब रखे थे। फिर वो इस चिट को ड्रार में रखती स्लीपर्स पहनते उठ खड़ी हुई। दुपट्टे से नदाद अब तक वो बेखबर थी कि उसके बालों में कुछ लगा है। चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के करीब आई और उसके साथ ही रखे छोटे से टेबल जिस पर एक ग्लास वास पड़ा था वो फूल उस वास के अंदर रख गई। उन गुलाबों को वहाँ रखते उसकी हल्की सरसरी सी नज़र आईने में पड़ी और फिर उसने वापस झटके से खुद को आईने में देखा और उसके साथ ही एक खिलखिलाहट उस कमरे में सलसबील जिब्रील की गूंजी। उसके बिखरे बालों में दाएं तरफ कान से थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा खिला हुआ ताज़ा सुर्ख गुलाब लगा था। ये यकीनन उसके शौहर का ही काम था। कमरे में हर तरफ उसकी खुशबू फैली थी जो उसे मज़ीद उस जादूगर की याद दिला रही थी। सलसबील ने आंखें बंद करके ना होकर भी उसकी मौजूदगी को अपने इर्द गिर्द महसूस किया। जब आंखें खोली तो उसमें जुगनू से रक्स कर रहे थे। सलसबील ने उस फूल को आहिस्तगी से अपने बालों से उतारा और फिर मोहब्बत से लब रखती टेबल पर रखते वो फ्रेश होने ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर हल्के संतरे रंग की प्रिंटेड लॉन की कमीज शलवार जिस पर सब्ज और सफ़ेद छोटे छोटे फूल बने थे साथ हमरंग जाट का दुपट्टा शानों पर फैलाए बाहर निकली। चेहरे पर हमेशा की तरह जिब्रील की मोहब्बत के रंग रचे बसे थे। ब्रश से बाल संवारती वो उन्हें क्लिप करती मेकअप से पाक चेहरा लिए कमरे से बाहर निकली थी। उसे शदीद भूख लगी थी मगर खाना खाने को मन नहीं था। वो जिब्रील के साथ ही खाना खाना चाहती थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ती वो कमरे से बाहर निकली। जीने उतरते हुए नीचे आई तो घर खाली खाली सा लगा, जैसे कोई मौजूद न था। जाहिर है बिनिश और पुप्पो अस्पताल थी
उर्वा नेक्सी में थी और बाबा भी अपनी कंपनी में थे, तो घर खाली ही होना था। दिल ही दिल में सोचती वो किचन की तरफ आ गई। किचन में दाखिल हुई तो उनका 18 साला मुलाजिम नोरेस किचन में काम कर रहा था और उर्वा कुर्सी पर बैठी उसे हदायत कर रही थी। उर्वा को देखकर सलसबील को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी गोद में उसका शहजादा बेटा दयान भी था, जो मुंह में छोटा सा फीडर डाले दूध पी रहा था, और उसने दोनों टांगे ऊपर को उठाकर अपने ही हाथों में पकड़ रखी थी और उसका फीडर उर्वा के हाथ में था। उसके ऐसे शाहाना अंदाज पर सलसबील उस पर सदके वारी हुई थी। वो तेजी से मुस्कुराती हुई उसके करीब गई और जोर से उसके रुखसार चूम गई। अचानक सलसबील को किचन में नमूदार होते देख उर्वा खुशगवार हैरत से मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, उर्वा ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, सलसबील ने भी मुस्कुराकर जवाबन सलाम कहा। उर्वा सलसबील को यूं पुरसुकून और खुश देखकर बहुत खुश हुई थी। उसके चेहरे पर उस दिन हुए हादसे का ज़रा बराबर भी नामो निशान न था, और वजह जिब्रील की तवज्जो और मोहब्बत थी। कैसी हैं आप? उसके साथ कुर्सी पर बैठते सलसबील ने प्यार से पूछा, जबकि शहद रंग आंखें दयान का तवाफ कर रही थी, जो मज़े से दूध पीने में मसरूफ़ सा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, बस इसी में मसरूफ़ हूँ, उर्वा ने उस शहजादे की तरफ इशारा करते कहा, जिसका आधा मुंह भीगा हुआ था। सलसबील सर हिलाते भरपूर मुस्कुराई। क्या मैं चाय बना लूँ? सलसबील ने नीम मुस्कुराते उस लड़के से पूछा, जो चूल्हे पर कुछ करने में मसरूफ़ था। जी भाभी, मैं बना देता हूँ आपको। अरे नहीं, आप रहने दें, मैं खुद बनाऊंगी, सलसबील ने अपनाइयत से कहा और कुर्सी से उठी। आप अभी चाय नहीं पी सकती मिसेज जिब्रील, उर्वा ने फौरन उसे टोका, जिस पर सलसबील ने नासमझी से पलटकर उसे देखा। क्यों? उसने उलझ कर पूछा। क्योंकि जिब्रील भाई मुझे सख्ती से ताकीद करके गए हैं कि आप खाली पेट चाय नहीं पिएंगी, ना आपको दी जाए। क्या? सलसबील कदरे चीखी थी, जैसे अपनी चाय के मामले में उसे ये फैसला पसंद ना आया हो। उर्वा भरपूर मुस्कुराई। जी हाँ, आप नाश्ता कर लें, उसके बाद ही चाय मिलेगी आपको, वरना आप फ्रिज में रखा जूस पी सकती हैं। बस मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे जिब्रील के साथ लंच पे जाना है, सलसबील ने बच्चों के जैसे मुंह बनाकर उसे बताया। मुझे चाय चाहिए। अब उसने निचला लब फैला लिया। नहीं, पहले नाश्ता फिर चाय, उर्वा ने नरमी से कहते हतमी फैसला सुनाया। खुद तो हमेशा काली कॉफ़ी पीते रहते हैं और मुझे चाय से मना करते हैं, वो अफसुर्दा सी बड़बड़ करती पैर पटक कर वापस कुर्सी पर बैठ गई। मुंह कतरे फुला लिया था। अगर उर्वा और नरेज़ यहाँ मौजूद ना होते तो यकीनन सलसबील चाय पीकर ही जाती, मगर उनके सामने वो शोहर की हुक्म अदवली कैसे कर सकती थी, लिहाजा मुंह बसोड़ के बैठ गई, मगर बाद में उसे हिसाब लेने का पक्का इरादा रखती थी। उर्वा दयान का खाली फीडर वापस मेज़ पर रखती उठी और उसे सलसबील के गोद में डाल दिया, जो उदास सी बैठी थी। दयान को अपनी आगोश में देखकर खिलखिला उठी और उसे प्यार करने लगी। अले मेरा दयान, मेरा प्याला दयान, दयान के बोसे लेती हुआ उसके लब चूमने लगी थी। उर्वा उसे वापस मुस्कुराते देख मुतमईन हो गई और फ्रिज की तरफ बढ़ी। फ्रिज खोलकर उसने पहले से बनाया गया जूस ग्लास में उंडेलकर सलसबील की तरफ बढ़ाया। चले, अब आप जल्दी से इसे ख़त्म कर दें, अपने दयान की तरह, जैसे उसने अभी फीडर ख़त्म किया है। सलसबील ने मुस्कुराकर एप्पल शेक का ग्लास उसके हाथ से थामा और आहिस्ता आहिस्ता घूंट पर घूंट पीने लगी। उधर जिब्रील की स्याह लैंड क्रूज़र शमशाद इंडस्ट्रीज़ के सामने रुकी थी और वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बड़ी शान से बाहर निकला था। फिर उसे बंद करते वो गेट के अंदर दाखिल हुआ। उसने जैसे ही कदम इंडस्ट्री के अंदर रखे, एक लम्हे के लिए जिस शख्स की नज़र भी उसकी तरफ उठी थी तो वापस पलटना भूल गई थी। स्याह कमीज शलवार पहने, स्याह गोगल्स लगाए, स्याह पुरकशिश बड़ी दाढ़ी, कंधे पर बंधी हल्की ब्राउन पट्टी के साथ वो किसी जख्मी बब्बर शेर से कम नहीं लग रहा था। बड़ी शान से चलता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ और उसका हर भारी कदम देखने वाले का दिल धड़का रहा था। उसकी शख्सियत में एक मखसूस रोब व दबदबा सा था और कहीं से भी वो मगरूर न लग रहा था। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि जिब्रील दाऊद का रास्ता रोक सकता या उससे पूछ पाता कि साहिब, आपका अपॉइंटमेंट है क्या, या आप किसी को मिलने की गर्ज से आए हैं। कई पुराने वर्कर्स खौफ से अपना हलक तर कर गए थे, जो इस हादसे वाले दिन मौजूद थे जब वो वलीद को पीट कर गया था। उस दिन तो वलीद लुगारी नशे में था, इसलिए उसका मुकाबला न कर सका, मगर आज तो वो पूरे होशो हवास में था और पिछले कई हफ्तों से वो नशा भी नहीं कर रहा था। जिब्रील भारी कदम उठाता उसके दफ्तर के पास पहुंचा और फिर झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ ही कई लोग के दिल डूब के उभरे थे।
जिब्रील ने अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया, जिस पर बाहर मौजूद हर शख्स का सांस खुश्क होकर रह गया था। आज क्या तूफान उठने वाला था, ये अल्लाह ही जानते थे। इन दोनों शेरों के दरमियान अब क्या होने वाला था, ये सब सोच सोच कर हलकान हो रहे थे। तो कब ये नौकरी छोड़ रहा है? एक वर्कर ने दूसरे के कान में बुदबुदाकर पूछा। बस भाई, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन था, उसने गहरा सांस लेते दुख से जवाब दिया, जिस पर तीसरे ने हल्का सा कहका लगाया। अरे यार, तुम दोनों कितने डरपोक हो। जेडी वलीद सर से मिलने आया है और डर तुम लोग रहे हो। वो सिर्फ वलीद लुगारी से मिलने नहीं आया, समझो इस कंपनी को आग लगाने आया है, जिस आग में हम सब जल के मरेंगे। चौथे ने खौफ से कहा। क्यों, वो जिब्रील है या बाबे सकर? हद करते हो तुम लोग भी। मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है। तीसरे बंदे ने उन तीनों को डपटा। और वैसे भी वलीद सर अगर अपने करतूत अच्छे कर लें तो उन्हें जिब्रील दाऊद का सामना कभी ना करना पड़े, मगर मसला ये है ना वो अपने करतूत अच्छे करेंगे ही नहीं, उसके मैनेजर ने तासुब से कहा और अपने दफ्तर में चला गया। जिब्रील ने दफ्तर में दाखिल होते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। वलीद अपनी सरबराही रोलिंग चेयर पर रुख दूसरी तरफ किए बैठा था। हाथ में एक सिगार पकड़ रखा था जिसे अभी उसने जलाया नहीं था। आंखें मूंदे जैसे वो किसी के ख्यालों ख्वाब में गुम था। जिब्रील दाऊद की स्याह भस्म कर देने वाली आंखें उसके वजूद पर ही टिकी थी। वो किसके ख्वाब देख रहा था ये वो अच्छी तरह जानता था। भारी कदम उठाता जिब्रील उसके करीब गया और उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक स्याह लाइटर निकाला और उसे वलीद के सिगार को जला दिया। वो जो आम इंसानों के मुकाबले में तेज़ कुव्वत समात रखता था, जिब्रील दाऊद के कदमों की चाप ना सुन सका, क्योंकि जिब्रील दाऊद वो बब्बर शेर था जो अपने शिकार को पता ना चलने देता था कि वो उसके पीछे है, और दबे दबे कदमों से उस तक पहुंचते जब वो शिकार की गर्दन दबोच लेता था, तब मुकाबिल को पता चलता था कि अब वो मौत के मुंह में है। लाइटर के खुलने और जलने पर वलीद का फसूं टूटा। उसने फौरन अपनी हरी आंखें खोली और झटके से अपनी चेयर को घुमाया, और जैसे ही सामने नज़र पड़ी तो जिब्रील दाऊद को देखकर एक पल के लिए उसकी हरी आंखों में हैरानगी उतरी, मगर अगले ही लम्हे एक जानदार मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसकी मुस्कुराहट पर जिब्रील ने भी जवाबन साइड इवल स्माइल पास की। स्याह आंखें आतिशी रंग की तरह जल रही थी। अरे, द ग्रेट जिब्रील दाऊद साहब मेरे गरीब खाने में आए हैं। वलीद ने जलता सिगार मेज़ पर रखा और कुर्सी से उठता बोला। उसके लिए दोनों बाहें यूं फैलाईं जैसे उनके दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो, और जिब्रील उसे अभी गर्मजोशी से गले लगा लेगा। कई लम्हे उसने जिब्रील के लिए बाहें वाक किए रखी, मगर वो हनोज एक ही पोजीशन में खड़ा उसे अपनी स्याह राख कर देने वाली नज़रों से देखता रहा। बिलाखिर वलीद ने कंधे उचकाते अपने हाथ वापस खींच लिए और अपनी सफ़ेद पैंट की जेबों में डाल लिए। सफ़ेद पैंट शर्ट पहने वो हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था। लाइट कैरमल रंग की दाढ़ी हल्की हल्की बड़ी थी, शायद उसने एक माह से शेव नहीं की थी। शर्ट के ऊपरी आधे बटन उसने अपने अज़ली अंदाज में आवारा मर्दों की तरह खोल रखे थे। सुलगती आंखों में जिब्रील ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया, और फिर अगले ही लम्हे जिब्रील ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे वापस पीछे कुर्सी पर गिरा दिया। ओह, हा 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 हा। अचानक पीछे कुर्सी पर गिर जाने से वो हड़बड़ाकर एक पल के लिए हवास बाख्ता सा हुआ, और फिर अगले ही लम्हे कहका लगा गया। जिब्रील झुका और उसकी कुर्सी की पुष्ट पर अपना भारी हाथ रख गया, और एक पैर भी उसकी कुर्सी पर रख गया। वलीद ने एक नज़र अपने कंधे के करीब धरे उसके भारी हाथ को, और दूसरी नज़र उसके स्याह बूट को देखा, और फिर तीसरी और आखिरी नज़र उसके खूबसूरत तरीन चेहरे को, जिस चेहरे से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था और जिस चेहरे से सलसबील मुस्तफ़ा इश्क करती थी। लगता है तुम वक्त से पहले मर जाना चाहते हो वलीद लुगारी, शायद तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश बाकी नहीं रही। शार्प जबड़े भेजते जिब्रील ने कहा। जिब्रील के जुमले पर वलीद के लब मुस्कुराहट में ढले। ख्वाहिश तो बहुत है जीने की जिब्रील दाऊद, मगर क्या करूं, ऐसी ज़िंदगी का क्या करूंगा मैं जिसमें मेरे साथ। उसका जुमला मुंह में ही रह गया। जब जिब्रील ने उसे पीछे गुद्दी से पकड़कर अपने चेहरे के करीब कर लिया, उसकी स्याह आंखों में बला का जलाल था। अगर उसके सामने वलीद की जगह कोई और होता तो यकीनन हवास खोकर गिर पड़ता, मगर वलीद लुगारी था वो, उसका सामना करना खूब जानता था। कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी कुव्वत गोयाई सलामत नहीं रहेगी, जिब्रील ने धाड़ कर कहा। उसके इस तरह धाड़ने पर वलीद ने नागवारी से उसे देखा। उफ, प्लीज़ जिब्रील, अभी तुम मेरी कुव्वत समात ठीक रहने दो बस।
कुव्वत गोयाई के बारे में बाद में सोचेंगे। वलीद ने अपनी गर्दन छुड़वाते नहायत नागवारी से कहा। जिब्रील पीछे हुआ तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हमारे पीछे आने का मकसद? जिब्रील ने जेब से सिगार निकाला और उसे जलाकर एक गहरा कश लेते धुआं हवा में मुअल्लक किया। उसके सवाल पर वलीद ने एक जानदार मुस्कुराहट पास की, जिसमें जवाब साफ था और जिब्रील दाऊद तक बखूबी पहुंच भी गया था। वो मेरी बीवी है, जानते हो ना? जिब्रील ने एक और गहरा कश लेते धुआं इस बार वलीद के चेहरे पर छोड़ा था। लहजा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। अपने चेहरे से धुआं हाथ से हटाते वलीद ने जब्त से अपना अबरो खुरचा था। एक यही हकीकत तो है जिसे जानकर भी मैं जानना नहीं चाहता जिब्रील दाऊद। फिर वलीद ने गहरा सांस लेते कुर्ब से जवाब दिया। मगर खैर, तुम्हें बेचैनी किस चीज़ की है, मेरे पीछा करने की या सलसबील की? वलीद का ये नाम अदा करना ही था कि जिब्रील ने उसी लम्हे उसके सीने पर लात मार के उसे झटके से ज़मीन बोस कर दिया था। वलीद को पहले ही एक हार्ट अटैक आ चुका था और जिब्रील की ठोकर उसके दिल के मुकाम पर पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने फ़ौरन अंधेरा सा छा गया और सीने से एक दर्द की लहर उठी जो उसके पूरे बाजू तक सरायत कर गई। एक लम्हे के लिए उस दर्द के ज़ेरे असर वलीद को लगा उसका बाजू मफलूज होकर रह गया है, मगर वो खुद को संभाल कर गहरा सांस ले गया। जिब्रील ने आखिरी कश लेते सिगार ज़मीन पर फेंकते बूट से मसला और दो जानों उसके पास बैठ गया, जो अपने दिल पर हाथ रख के उसे मसल रहा था। आंखों में दर्द की शदीद लहरें थीं उसके। दोबारा मेरी बीवी का नाम लेने की जुर्रत ना करना वलीद लुगारी, वरना मैं यहाँ इसी दफ्तर में तुम्हारी कब्र खुद अपने हाथों से बना कर जाऊँगा। एंड आई रियली मीन इट। वैसे ही तुम्हारे पास बहुत कम जिंदगी बची है, क्यों इन चंद सांसों को भी वक्त से पहले ख़त्म कर लेना चाहते हो? जिब्रील की बात पर वलीद ने अचंभे से उसे देखा। उसकी बीमारी के बारे में तो वो बस अकेला ही जानता था, फिर जिब्रील दाऊद तक इसकी खबर कैसे पहुंच गई? उसका चेहरा पढ़ते जिब्रील ने एक और साइड स्माइल पास की। अगले ही लम्हे वलीद भी सर झटक के हंस गया। वो कैसे भूल गया था कि उसके सामने जिब्रील दाऊद है जो उसकी कुंडली निकाल कर ही यहाँ आया होगा। फिर वो पीछे ज़मीन पर मुकम्मल लेटता मसलसल हंसता रहा और साथ ही साथ अपना सीना भी मसलता रहा। लगता है मेरी ये थोड़ी सी ज़िंदगी भी तुम्हारा चैन लूट के ले गई है जिब्रील दाऊद। वलीद ने हंसते हुए जिब्रील पर चोट की। जिब्रील खड़ा हुआ और वलीद की तरफ हाथ बढ़ाया। अजीब इंसान हो, गिराते भी खुद हो और बाद में खड़ा करने के लिए हाथ भी बढ़ाते हो। वलीद बड़बड़ाकर उसका हाथ थामता हुआ उठ खड़ा हुआ। थैंक्स। फिर उसने ज़ेरे लब शुक्रिया अदा किया। वो सिर्फ तुम्हारी है, वलीद ने कुर्ब से कहा। हरी आंखों में अचानक दर्द का एक जहान सा आबाद हुआ था जो जिब्रील की आंखों से मख्फी ना रहा था। फिक्र मत करो, वो मेरे पास कभी नहीं आएगी। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी, क्योंकि वो सलसबील जिब्रील दाऊद है। इस बार जब वलीद ने उसके नाम के साथ जिब्रील का नाम लगाया तो जिब्रील न जाने कैसे उसके मुंह से सलसबील का नाम बर्दाश्त कर गया था। तुम्हें बहुत चाहती है वो। जो सुकून और सुख उसे तुम्हारे साथ रह के मिलता है वो दुनिया में कहीं और किसी शख्स से उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम उसके हर मर्ज की दवा हो। तुम्हें लगता है तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत है? जिब्रील ने भवें सुकेड़ते उसे टोका, जिस पर वलीद का हल्का कहका बुलंद हुआ, जैसे वो खुद पर हंसा था। तुम गलत समझ गए, मैं तुम्हें नहीं खुद को बता रहा हूँ। वलीद ने नम आंखों से सर झटक कर कहा और कदम कदम चलता हुआ जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर पड़ा अपना सिगार जो आधा जल चुका था उठाकर पीने लगा, जबकि जिब्रील बस उसे खामोश से आंखों से देखता रहा और सुनता रहा। मैं सिर्फ अपने हिस्से का प्यार कर रहा हूँ। मगर अब की बार अदा किए कि उसके इस जुमले पर जिब्रील ने तैश से करीब जाते उसका गिरेबान पकड़ लिया था। प्यार? जिब्रील ने इस्तहज़ाया हंसते इस्तफसार किया, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। हाँ प्यार। वलीद ने अपना कॉलर छुड़वाना चाहा मगर बेसूद, क्योंकि जिब्रील की पकड़ मजबूत थी। तुम्हें उससे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है वलीद लुगारी। जिब्रील पूरी शिद्दत से चीखा था कि वलीद अपने दोनों कानों पर हाथ रख गया। अरे यार, मुझे इरिटेट मत करो प्लीज़, वलीद ने उकताकर कहा। कहा ना, तुम्हें उससे अलग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने हिस्से का प्यार कर रहा हूँ। वलीद ने झटके से अपना कॉलर छुड़वाया और जिब्रील को पीछे किया। अलग? पेशानी पर बेशुमार बल लिए जिब्रील ने इस्तफसार किया। तुम उसे मुझसे अलग करोगे? तुम्हारी इतनी औकात है? जिब्रील सर पीछे करके हंसने लगा।
मुझे चैलेंज मत करना, वलीद ने वार्निंग दी। तुम जानते हो ना, चैलेंज में मुझसे आज तक कोई नहीं जीत सका, इसलिए कहीं तुम्हें भी मुंह की ना खानी पड़ जाए, वलीद ने धमकी दी, जबकि जिब्रील मसलसल मुस्कुराता रहा, जैसे किसी 7 साल बच्चे की बात पर हंसा जाता है। अल्लाह की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी सलसबील से जुदा नहीं कर सकती वलीद शमशाद लुगारी, और तुम चैलेंज की बात करते हो। उसकी बात पर वलीद खामोश नज़रों से उसे देखने लगा, जैसे उसकी बात पर ईमान ले आया हो कि वाकई अल्लाह की ज़ात के अलावा सलसबील और जिब्रील को कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे मैंने तो सुना था कि जिब्रील दाऊद बहुत ही ठंडे मिजाज का आदमी है, कभी गुस्सा नहीं करता, चाहे जो हो जाए, बहुत आजिज़ी वाला बंदा है, मगर तुम यहाँ तो मुझे तुम किसी आतिश फिशां से कम नहीं लग रहे, और तुम्हारे बारे में सुने गए तमाम तबसरे झूठे मालूम होते हैं, वलीद ने मुस्कुराकर कहा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है मेरे बारे में, मगर वो क्या है ना, जब बात मेरी बीवी की आती है तो मैं टोटली संकी हो जाता हूँ, जिब्रील ने अपनी कनपट्टी को टैप करते कहा। उसके जुनूनी अंदाज में की गई शिद्दत भरी बात पर वो दिल से भरपूर मुस्कुराया था। फिर वलीद ने सर को जुम्बिश देते उसे दिल से दाद दी, और वो मुतमईन हो गया था कि सलसबील जिब्रील के पास है। उसे किसी ऐसे शख्स के पास ही होना चाहिए था जो उसकी शील्ड बनता, उसे समेट कर रखता। वो शील्ड जिब्रील दाऊद से बेहतर नहीं हो सकती थी। वलीद खामोश नज़रों से यकटुक जिब्रील के हर नक्श को देख रहा था। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए सलसबील मुस्तफ़ा जिब्रील दाऊद के पास थी, वलीद लुगारी के पास नहीं। आइंदा अगर मैंने तुम्हें हमारे पीछे देखा वलीद लुगारी, तो आई स्वेयर मौत से पहले मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। जिब्रील ने एक आखिरी जुमला उंगली उठाकर अदा किया और वापसी के लिए पलटा। मैं उससे मीलों दूर खड़ा होता हूँ जिब्रील, वलीद ने बुलंद आवाज़ में जिब्रील की पुश्त को देखकर कहा जिस पर उसके कदम थमे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पाक है और मैं गुनाहगार हूँ, गुनाहों में घिरा हुआ नापाक आदमी हूँ। मैं तो अपनी नापाकी का साया भी उस पर पड़ने ना दूँ, और फिर उसके अलावा और मैं कर भी क्या सकूँगा। फिर वलीद लुगारी बेबसी की आखिरी इंतहा पर जा पहुंचा था, जिसे रुख मोड़कर खड़े जिब्रील ने बेतासुर नज़रों से महसूस किया था। वो सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे लिए ही बनाई गई है और तुम्हारे ही पास है, क्योंकि मैंने देर कर दी और अब मैं उसे देखकर बस अपनी बची कुची सांसें पूरी कर रहा हूँ। वलीद की बाईं आंख से एक आंसू बहकर उसकी शेव में जज्ब हुआ। जिब्रील ने मुठ्ठियां भेज ली और उसके पलटने से पहले ही वो रुख मोड़ गया था और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा, मगर अपनी बीवी को देखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा वलीद लुगारी, जिब्रील ने धाड़ कर कहा। तुम्हारी जो सांसें बच गई हैं उसे किसी नामहरम को देखने से बेहतर है कि तुम उसे अल्लाह के लिए खर्च कर दो। शायद तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें माफ़ी मिल जाए। तौबा कर लो, इससे पहले बहुत देर हो जाए, जिब्रील ने दुख से उसकी पुश्त को देखकर कहा, जो राह रास्त पर आने का ही ना था। जिब्रील दूसरी तरफ वलीद मुकम्मल खामोश खड़ा था और उसका चेहरा बांसों से तर था, जो जिब्रील देखने से कासिर रहा। मैंने जो कहना था कह चुका हूँ, अगली बार मैं कहूँगा नहीं, अमल करूँगा। फिर जिब्रील चट्टानों किसी सख्ती से कहते लंबे लंबे डग भरता उसके दफ्तर से बाहर निकल गया। वलीद से मिलने के बाद वो कंपनी चला गया था। कुछ देर काम करने के बाद जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाज अदा करने के बाद वो दफ्तर में आया और सलसबील को टेक्स्ट किया, मिसेस जिब्रील, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाएं। मैसेज करता वो गाड़ी की चाबियां उठाता दफ्तर से निकला था। आधे घंटे बाद घर पहुंचा तो तेजी से जीने चढ़ता हुआ कमरे में आया, मगर अक्सर औकात की तरह आज भी कमरा खाली था। सबील, उसने एक दो बार उसे आवाज़ लगाई मगर जवाब न था। हमेशा की तरह ड्रेसिंग रूम और प्रेयर रूम भी चेक करने के बाद उसने जेब से फ़ोन निकाला और सलसबील का नंबर डायल किया। चंद ही सेकंड में उसे अपने उकब से फ़ोन के बजने की आवाज़ आई। जिब्रील ने मुड़कर देखा तो उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था और ख़ुद वो पता नहीं कहाँ गायब थी। जिब्रील ने जाकर बेड के बिस्तर से उसका फ़ोन उठाकर देखा तो उसका मैसेज जो आधा घंटा पहले उसने सलसबील को भेजा था वो भी अनरीड था, मतलब वो काफ़ी देर से कमरे में नहीं आई थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। कमरे से बाहर निकलकर जीने उतरता हुआ नीचे आया तो नुरेज़ उसे कुछ क्रॉकरी पकड़े किचन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, तो जिब्रील ने फ़ौरन उसे आवाज़ दी, नुरेज़, भाभी कहाँ है तुम्हारी? जिब्रील, भाई भाभी उर्वा बाजी के साथ अनेक्सी गई हैं। नुरेज़ कहता किचन में चला गया, जबकि जिब्रील अब बंदूक से निकली गोली किसी स्पीड से अनेक्सी की तरफ गया। सलसबील इस वक्त उर्वा के कमरे में मौजूद उसकी शादी की तस्वीर देख रही थी। उर्वा
धुले कपड़ों को तह लगाती लकड़ी की अलमारी में रख रही थी। दयान बेड पर लेटा खेल रहा था। ये एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग का एल्बम था जिसमें ढेर सारी तस्वीरें थीं। उनकी शादी दाऊद विला में ही बहुत अच्छी की गई थी। सलसबील की नज़रें बार बार भटक भटक कर जिब्रील की तस्वीरों पर थीं, जिनमें वो दुरैत के साथ खड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी तस्वीरों को पोरों से छूती वो नीम मुस्कुरा रही थी जब दयान के रोने की आवाज़ आई। सलसबील ने एल्बम बंद करते साइड में रखा और दयान को पकड़ लिया। उर्वा हनोज काम में मसरूफ़ रही। सलसबील उसे बहलाकर चुप कराने लगी और उसके छोटे छोटे चंद खिलौनों उसकी आंखों के आगे लहराने लगी। दयान उन खिलौनों की तरफ मुतवज्जा होता खामोश हो गया था। भाभी, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? सलसबील ने उदासी से पूछा। हा हा हा, अलमारी में घुसी उर्वा का कहका बुलंद हुआ। क्यों भाई, मैं क्यों दूँ? अपना लेकर आओ। उर्वा ने शरारत से सरगोशी नुमा जवाब दिया। पहले उसकी बात पर वो थोड़ा उलझी, फिर ठटकी और फिर अगले ही लम्हे भरपूर मुस्कुराते शर्मा गई और ब्लश करने लगी। दूसरी तरफ उर्वा की ये बात बाहर से आते जिब्रील ने बखूबी सुनी थी, जिस पर उसके लब भी मुतबस्सम हुए थे और वो गुस्सा जो थोड़ी देर पहले सलसबील पर था जाता रहा। फिर वो वहीं खड़ा हो गया सलसबील का जवाब जानने के लिए। ठीक है, मत दें आप, सलसबील ने मसनूई नाराजगी से कहा। मगर जब मेरा बेटा होगा तो मैं आपको उसे पकड़ने भी नहीं दूंगी, बता रही हूँ, सलसबील ने दुख से कहा और दयान के हाथ छूने लगी। सलसबील की इस बचकाना बात पर जहाँ जिब्रील सर झटक कर मुस्कुराया था, वहीं उर्वा बेचोदाब खाकर रह गई। अच्छा, अपनी बार आप मेरे दयान को हर वक्त पकड़ती हैं और अपने बेटे को पकड़ने भी नहीं देंगी, ये नाइंसाफ़ी है, उर्वा ने गोया दुहाई दी थी। हाँ, जबकि सलसबील नाराज सी हुनकार भरते पहलू बदल के रह गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको चांद से दो दो बेटे अता करे। फिर उसने दिल से सलसबील को दुआ दी, जिस पर वो महज शर्माती मजीद ब्लश करने लगी। आमीन। फिर अपने उकब से आती जिब्रील की भारी आवाज़ पर सलसबील फौरन पलटी। जिब्रील, आप? वो मसनूई गुस्से से उसे ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। उर्वा ने जिब्रील को कमरे की दहलीज से बाहर खड़े देखा तो मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम भाई। उर्वा ने जिब्रील को कमरे की दहलीज से बाहर खड़े देखा तो मुस्कुराकर सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, फ़ोन कहाँ है आपका? उर्वा को जवाबन सलाम कह के जिब्रील ने संजीदगी से सलसबील को पूछा। वो कमरे में है। वो उठी और कदम कदम चलती उसके पास ही जाकर खड़ी होती गोया हुई। खुदाफिज उर्वा। जिब्रील ने सलसबील का हाथ थामते उर्वा को अलविदा कहा और उसे बाहर ले गया। अल्लाह हाफिज़ भाई। अलमारी बंद करते कहती वो दयान की तरफ बढ़ी थी। चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, इन तोता मैना की वजह से। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये दोनों तोता मैना ही हैं। फिर वो दयान से सरगोशियाँ करने लगी। आप आ भी गए? अनेक्सी से बाहर आकर सलसबील ने मुस्कुराकर पूछा। जी। और आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? सुबह नोट छोड़ा था मैंने, नहीं मिला क्या आपको? जिब्रील ने संजीदगी से पूछा। मिला था। उसके बाजू के गिर्द बाजू बांधते सलसबील ने प्यार से जवाब दिया। फिर आप तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने उसके बाद मैसेज भी किया, जो आपने डेट तक करना मुनासिब नहीं समझा। अपने लहजे से वो काफ़ी नाराज सा लग रहा था, ऐसा सलसबील को लगा। ये पहली बार था कि जिब्रील उससे नाराज़ हो रहा था और ये देखकर सलसबील के मन में लड्डू फूट रहे थे। तो क्या मैं तैयार ही तो हूँ? अब सलसबील ने उसके बाजू पर सर टिकाते लाड से कहा। मैंने आपके लिए न्यू ड्रेस लिया था, जिब्रील ने दोबारा बताना ज़रूरी समझा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। तो मैं अब तैयार हो जाती हूँ, आप नाराज़ मत हो। उसका रुखसार खींचती वो प्यार से बोली। उसकी इस हरकत पर जिब्रील पहली बार मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर सलसबील के दिल पर फुहार सी पड़ गई। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लगती हैं, अंदर की तरफ बढ़ते जिब्रील ने मसलसल मुस्कुराते तबसरा किया, जबकि सलसबील बस पहलू बदल के रह गई। लाउंज में जाकर वो सोफे पर बैठ गया। जल्दी आइएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, जिब्रील सुस्त लहजे में कहते फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। जी ठीक है, कहते वो जीने चढ़ गई। आधा घंटा गुजर चुका था मगर सलसबील साहिबा अब तक नहीं आई थी। जिब्रील के पेट में अब चूहे दौड़ने लगे थे। फ़ोन जेब में रखते वो सोफे से उठा और अपने लाउंज में खड़े उसे आवाज़ें लगाने लगा। सबील, सबील। वो जो कबर्ड से अपनी स्याह चादर निकाल रही थी। जिब्रील की बुलंद संजीदा पुकार पर तेज़ी से अलमारी बंद करती बाहर को बढ़ी। चंद ही सेकंड बाद
جب وہ جبریل کو کوریڈور سے گزر کر زینوں کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی تو اس کی سیاہ نظریں پلٹنا بھول گئی تھیں اور سلسبیل کے وجود پر ساکت ہو کر رہ گئیں۔ اس کے لائے گئے سادہ ڈارک میرون رنگ کے لانگ فراک میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال کھل کر کمر پر بکھرے تھے، ایک کندھے پر جوڑے کے ساتھ کا ہم رنگ میرون دوپٹہ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں اس نے طے شدہ سیاہ چادر پکڑی تھی۔ آہستہ آہستہ زینے اترتی وہ نیچے آئی۔ جبریل یک ٹک محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قریب آنے پر ایک اور انکشاف ہوا کہ اس نے گداز ہونٹوں پر گہری میرون لپسٹک اور آنکھوں میں سیاہ کاجل لگا رکھا تھا۔ کانوں میں میرون روبی پتھر سے بنے چھوٹے چھوٹے آویزے جھول رہے تھے۔ سراہی دار گردن کسی بھی زیور سے پاک تھی۔ دونوں کلائیوں میں چند سادہ میرون اور سیاہ کانچ کی چوڑیاں اس نے مکس کر کے پہن رکھی تھیں، کیونکہ کانچ کی چوڑیاں اس کی فیورٹ تھیں۔ قدم قدم چلتی وہ مسکرا کر جبریل کے پاس آ کر رکی اور بولی، چلیں؟ گہری محبت پاش نظروں سے اس کا جائزہ لیتے جبریل اچانک اسے کمر سے تھام کر حصار میں لیتے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے اچانک اس عمل پر وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ جبریل کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں دکھائی اور فوراً ارد گرد دیکھا، کیونکہ نوریز کچن میں ہی تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا، کیوں نہ لنچ کینسل کر دیں اور ہم گھر ہی رہ جاتے ہیں۔ کانوں میں پہنے اس کے آویزے اس کے ساتھ انگلی سے چھیڑ چھاڑ کرتے سیاہ آنکھوں میں تپش سی لیے جبریل نے معنی خیزی سے کہا تھا، جس پر سلسبیل پل میں سرخ پڑ گئی تھی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کندھے پر چت لگاتی وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ہاں، مگر کھانے سے زیادہ میرا آپ کو بھی سراہنے کو دل کر رہا ہے۔ آفٹر آل آپ اتنی پیاری جو لگ رہی ہیں۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کے ہلکی سی شیک کرتے اس نے جنونی سیاہ آنکھوں سے کہا اور مزید چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ سلسبیل آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگی۔ ویسے آپ نے عروہ کی بات کے بارے میں کیا سوچا پھر؟ چند لمحوں بعد جبریل نے اس کی بند آنکھوں والے چہرے کو اپنی سیاہ مخمور آنکھوں سے دیکھتے شرارت سے استفسار کیا۔ بات؟ کون سی بات؟ سلسبیل ہنوز چہرہ جھکائے انجان بنتی رہی۔ یہی کہ اپنا لے کر آؤ۔ جبریل نے اس کی ٹھوڑی تھام کر بلند کرتے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ جبریل آپ بنا۔ اگلے ہی لمحے وہ سرخ انار ہوتی جھیم کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور راہ فرار نہ تھی۔ ہا 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 ہا، جس پر جبریل کا جاندار کہکا لاؤنج میں بلند ہوا تھا۔ نہیں، آپ ایسے چھپ کے جان نہیں چھڑوا سکتی، جواب تو دینا پڑے گا۔ اس کا چہرہ تھام کر جبریل نے اپنے مقابل کیا اور خود شرارت پر ہی آمادہ رہا۔ سلسبیل نیواں آنکھوں سے مسلسل مسکراتی رہی اور پھر خود پر اس نے جبریل کے چہرے کا سایہ سا محسوس کیا، اور اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا سلسبیل بول اٹھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس کی بات پر جبریل کا دماغ بھگ سے اڑا اور شرارت جاتی رہی۔ کیا آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ جبریل نے حیرانگی سے پوچھا۔ جبریل کے حیرانگی سے پوچھنے پر سلسبیل نے نفی میں سر ہلایا۔ جبریل نے گہری سانس بھرتے اس کے ہاتھ سے چادر لے کر ہمیشہ کی طرح اسے اڑا دی۔ آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی، 2 بجے سے اوپر وقت ہو گیا ہے۔ جبریل نے تعصب سے کہتے اس کی کلائی تھامی اور اسے لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کیا، سلسبیل نے کہا۔ میرا معاملہ اور ہے، میں بھوکا رہ سکتا ہوں، آپ کو نہیں رہنا چاہیے۔ جواباً جبریل نے اسے گھڑکا۔ اچانک سلسبیل کے ذہن میں ایک سپارک سا ہوا اور اسے کچھ یاد آیا۔ وہ جھٹکے سے رکی۔ آپ نے منع کیوں کیا مجھے چائے دینے سے؟ اپنی کلائی جبریل سے آزاد کرواتی وہ غصے سے گھورتی گویا ہوئی۔ اس کے سوال نامہ شروع کرنے پر جبریل گہرا سانس لے گیا۔ اس بارے میں ہم واپس آ کر بات کریں گے، جبریل نے نرمی سے جواب دیا اور دوبارہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی، ناراض سی لگی۔ سبیر، جبریل نے سنجیدگی سے اسے پکارا، مگر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی رہی اور اسے گھورتی رہی، جیسے جواب جانے بنا وہ نہیں مانے گی۔ بس پھر جبریل ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور اسے حصار میں لے کر بلند کرتے باہر کی طرف بڑھا، اور اس سے بہتر اس کے پاس راستہ بھی نہ تھا۔ اپنے ساتھ ہوئی اس کارروائی پر اچانک وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے نیچے اتارے، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی جب تک آپ جواب نہیں دیتے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی وہ ضد پر اتر آئی تھی، جبکہ جبریل کان لپیٹ کر گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے نیچے اتار کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پھر اسے اندر بٹھا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ گھوم کر دوسری طرف آتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اس سے پہلے وہ اس کی سیٹ بیلٹ لگاتا وہ جھٹکے سے خود ہی لگا گئی اور رخ شیشے کی طرف موڑ گئی۔ جبریل نے اسے نرمی سے دیکھا، جو بہت ناراض لگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں خالی پیٹ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ انجن سٹارٹ کرتے اس نے نرمی سے کہا اور گاڑی داؤد ویلا سے باہر نکال لی، جبکہ سلسبیل ہنوز ناراض سی بیٹھی رہی۔ جاری ہے،
چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل. امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی. کافی ساری غلطیاں ہوئی، کائنڈلی آپ سب سے معذرت ہے، درگزر کیجیے گا. دماغ گھوما ہوا ہے تو الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. قسط کو پڑھنے کے بعد کمنٹ لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں. جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی قسط کے ساتھ. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.